ब्रेक के बाद खैर मकदम में आप सभी का प्रोग्राम आप सलाम जी के देख रहे हैं। 9 बज चुके हैं, मजीद आगे बढ़ेंगे, दूसरे पड़ाव में हम दाखिल होते हैं और अब बात जरा सिक्योरिटी की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज की और मरकजी एजेंसियों की तफ्तीश जारी है, तहकीकात चल रही है। मुख्तलिफ केसेज ऐसे हैं जिनमें कार्रवाई आगे बढ़ी है और बड़ी खबर ये कि इससे पहले जहां पर कई बार दावा किया जाता रहा कि सरहद पार से दरअंदाजी या हथियार भेजने की या मंशियात भेजने की ड्रोन के जरिए मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस बार जो दावा किया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अब इस बार बैनुल अक़वामी एक दहशतगर्दी का मॉड्यूल जिसका पर्दाफाश करने का दावा किया गया है और इस सिलसिले में अभी तक जो तहकीकात हुई है उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों का ताल्लुक जम्मू सूबे से है जिनसे हथियार बरामद किए गए हैं और ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक और एडीजीपी जम्मू की तरफ से जो ट्वीट करके जानकारी दी गई कि 4 पिस्तौल सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथ लगी हैं, 8 मैगजीन, इसके अलावा 47 राउंड्स और बाकी चीजें जो काबिल एतराज मवाद है वो बरामद कर लिया गया है। और 2 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनमें से चंद्रबोस का नाम का एक शहरी है जो कि डोडा से है और शमशेर सिंह जो कि कैंप गुजराल जम्मू यानी जम्मू शहर से कोई ज्यादा दूरी पर वो इलाका नहीं है जहां से इसका ताल्लुक, और पूछताछ के दौरान दोनों की तरफ से एडमिट किया गया कि उन्होंने ये काम किया है, ताहम उन्होंने पहली मर्तबा ये काम अंजाम दिया है, जो पुलिस का बयान सामने आया है। दूसरी बात ये भी कहा गया है कि ये पूरा जो इनका बैकएंड पे सपोर्ट करने वाले लोग थे वो किसी दूसरे हिस्से से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, पंजाब से नहीं, बल्कि यूरोप के अंदर बाकायदा किसी अपने हैंडलर के साथ राब्ते में थे जहां से ये तमाम लोग जम्मू कश्मीर तक हथियार स्मगल करने का ये सिलसिला जारी था। और कल जो हथियार बरामद किए गए इनमें बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुए थे, जिसका मतलब पुलिस बयान को अगर सही माने तो यह हथियार बिल्कुल नया है और जम्मू कश्मीर के अंदर एज ओवरग्राउंड वर्कर जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे थे यूरोप के इस मॉड्यूल के साथ, उनके साथ ये दोनों राब्ते में थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। डोडा का चंद्रबोस और शमशेर सिंह जो कि कैंप गोल गुजराल जम्मू का, ये OGWs के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि एक नाम जो बलविंदर का लिया गया है जो जम्मू से ताल्लुक रखता है और यूरोप के अंदर इस वक्त है, उस शख्स के साथ राब्ते में थे और यहां पर भी ओवरग्राउंड वर्कर्स की सूरत में ये लोग काम कर रहे थे, उसके उस मिशन को आगे ले जाने के लिए उसकी पूरी मदद कर रही थी। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि दोनों एक ऐसी तंजीम जिस पर ऑलरेडी बैन लगा है, कलअदम करार दिया गया है, उस तंजीम के लिए काम कर रहे थे और बलविंदर जो है दोनों के साथ राब्ते में यहाँ था और जो जितनी भी असाइनमेंट्स अभी तक आ रही थी पाकिस्तान से और वहां से फिर यहाँ लाने का सिलसिला, वो सरहदी इलाकों तक कैसे पहुंचाना है, शहर के अंदरूनी हिस्सों तक, और OGWs के साथ रवाबित को बहाल करने में बलविंदर का एक बड़ा रोल है, जिसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। 196/2022 US 13-16 और अलग अलग दफात का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ शिकों का सहारा लेते हुए पुलिस की तरफ से ULPA के तहत केस दर्ज किया गया है। तहकीकात जारी है, ताहम 3 लोगों के नाम इस मॉड्यूल में सामने आए हैं। एक यूरोप के अंदर जो बलविंदर जो इनको बैकएंड पे सपोर्ट देता था, वहां से उसके इशारे पर काम हुआ ADGP के बयान के मुताबिक, और दूसरा ये कहा गया कि जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई ये OGWs तक सामान पहुंचाने में, राब्ते रखने में अब तक बलविंदर की मदद से कामयाब हो पाए और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आने वाले दिनों के अंदर शायद और भी गिरफ्तारियां हुई हों, लेकिन यूरोप से जम्मू कश्मीर तक दहशतगर्दी का कनेक्शन जिसके पीछे 3 नाम बताए गए, तीनों का ताल्लुक जम्मू सूबे से, जिनमें 2 गिरफ्तार हो चुके हैं और एक शख्स पुलिस के बकौल अभी भी यूरोप में बैठकर इस वक्त मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम दे रहा। ताहम ULAP के तहत मुख्तलिफ दफात का सहारा लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। चलिए जनाब, यूरोप के बाद जरा बात वादी कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिश्वत का खात्मा हो और राशि अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो, इस हवाले से एक बार फिर कमर कसने का इरादा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से किया गया है। जहां कल से जो एक हफ्ते की तकरीब शुरू हुई है उसको लेकर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे यूनियन टेरिटरी के अंदर, जहां पर विजिलेंस अवेयरनेस वीक हुआ। वहीं पर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात का खुलासा पेश किया है कि किसी भी फर्द को जो करप्शन के अंदर मुलविस हो उसे किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा और जम्मू कश्मीर के अंदर एक इस तरीके का माहौल बनाया जाए जो करप्शन से पाक हो और न लेने वाला तैयार हो और ना ही देने वाला तैयार हो, इस तरीके का निजाम मुतारफ कराया जाएगा। इधर हमारे जरा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर से लेकर सिविल सेक्रेटरी जम्मू और श्रीनगर तक है, वो लगातार इस बात का इशारा दे रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर 1 दर्जन के करीब राशि अफसरों के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कार्रवाई करने जा रहे हैं और उनकी मुलाजमतों को खैराबाद कहा
जाएगा, उनकी मुलाजमतों से उन्हें सबकदोश किया जाएगा, उन्हें जबरी रिटायर भी किया जाएगा। और जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो लगभग 70 से 80% मुकम्मल हुई है। और इन 1 दर्जन अफसरों के अंदर जहां अच्छे रैंक के यानी जो क्वालिफाई रैंक के अफसर्स हैं हमारे, वो भी है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं और टेक्निकल डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, उनकी फरिश्तें जो पहले ही मुरतब कर दी गई थी, उन्हीं फरिश्तों में से 12 अफराद की लिस्ट जो है वो मुरतब कर दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट जो चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर हैं, उन्होंने इस फाइल को एक बार फिर प्रीव्यू करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजने का फैसला लिया है, जहां पर हतमी मंजूरी मिलने के बाद इन सभी 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और इन 12 अफसरों के खिलाफ, इन 12 मुलाजमीन के खिलाफ ये इतलात सरकार के पास थी कि उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान, अभी भी वो मुलाजमतों में है, अपने टेन्योर के दौरान आमदनी से ज्यादा असासे बनाए हैं। उनके खिलाफ जो अवामी बातें सामने आ रही थी, जब उनको रिव्यू किया गया, जब उनका इन डेप्थ इंक्वायरियां हुई, तो पता लगा कि जनाब रिश्वत के कई मामले या तो पेंडिंग थे उनके खिलाफ, FIR और दीगर चीजें, कार्रवाइयां नहीं हो रही थी। तो अब सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, या जो फीडबैक सरकार के पास गया था उसको क्रॉस चेक, री एग्जामिन और CID वेरिफिकेशन के बाद यह पाया कि टॉप मोस्ट अफसर से लेकर नीचे डाउन टू द लाइन जो लोग हैं वो लगातार इस प्रैक्टिस का हिस्सा थे, इसलिए इन्हें निकाला जाएगा। तो 12 अफसरों की जो हमारे पास इतलात है कि 12 लोग ऐसे होंगे जी जो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ब्यूरोक्रेटिक लाइन के अफसर होंगे, जिनके लिए किसी भी वक्त अब ऑर्डर जारी किए जाएंगे, जिसके बाद उनकी नौकरियां उनसे खत्म की जाएंगी और उनके खिलाफ संगीन तरीन इल्जामात पहले से ही लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर तक पहुंच चुके थे। तो ये तब हो रहा है जब हम 1 हफ्ते के लिए बना रहे हैं जी विजिलेंस अवेयरनेस वीक। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह भी कहा कि जनाब हम बैक टू विलेज प्रोग्राम चला रहे हैं। तो इस बैक टू विलेज प्रोग्राम में कुछ नंबरों का इश्तिहार जो है वो बनाया जाए, ताकि अवाम तक वो नंबर जाए, जहां पर वो फीडबैक दे सके विजिलेंस डिपार्टमेंट को कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर बेज़ाब्तियां हो रही है, किस तरीके से रिश्वत का बोलबाला जो है। तो ये कल जो बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही है, इसे काफी सीरियसली लिया जा रहा है अवाम के अंदर, और कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके का कुछ निजाम बनाया जाता है तो और ज्यादा फीडबैक जो है वो सरकार तक जाएगा, और सरकार उस फीडबैक को दोबारा से रिव्यू करे। कहीं कोई इस तरीके का मामला न हो कि किसी की रंजिश हो किसी के साथ, तो वो गलत फीडबैक देकर सरकार से कार्रवाई करे। सरकार दोबारा से रिव्यू करे और जो चीजें उन्हें जेन्युइन नजर आती है उन पर कार्रवाई करे, तो उससे अवाम और इंतजामिया के बीच जो है वो तालमेल भी हो सकता है। तो अवेयरनेस वीक के दौरान अब आप आज से देखेंगे कुछ नंबर आपके सामने डिस्प्ले करवाए जाएंगे, बैक टू विलेज प्रोग्रामों में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको दिए जाएंगे, और इश्तिहारी मुहिम चलाई जाएगी कि जनाब की रिश्वत के खिलाफ जो है वो जंग लड़नी है। तो फिलहाल जंग जारी है, 12 अफसरों के नाम भी तैयार किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से फटाफट से आपको एक बात भी उनके सुनाते हैं कि उन्होंने कहा कि तासुब की बुनियाद पर किसी को काली भेड़ के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर कोई बदउनवानी में मुलव्वस है, करप्शन में अगर किसी के हाथ रंगे हैं, तो फिर उसका दिफा करना या किसी भी तरीके से उसको बचाना हम सब के कहीं पर ये शामिल नहीं होना चाहिए कि कम से कम हम इस तरीके से समाज मुखालिफ काम करें। एक छोटी सी बात फटाफट से उनकी सुनाते हैं इस प्रोग्राम के दौरान। जन्म जयंती पर मैंने 31 अक्टूबर से विजिलेंस सप्ताह मनाया करेगा। अगर आप विचार करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि इसके पीछे मनसा यही रही है कि सभी अधिकारी, कर्मचारी और सामान्य नागरिक माने अवाम की सामूहिक ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई का वातावरण बनाया जाए। अब जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं, मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, और हम सबको पता है कि प्रशासनिक परंपरा में सरदार पटेल जी उन मूल्यों के प्रतीक रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ हमारे देश का इंटीग्रेशन किया, बल्कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का भी जीता जागता उदाहरण पेश किया। विशेष रूप से सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम की उपमा देने वाले ही भी सरदार पटेल थे, और इस बात से वो बराबर चिंतित रहते थे कि सुराज्य की जो कल्पना है, माने जिसे गुड गवर्नेंस आप कहते हैं,
उसमें अगर ब्लैक सीप मजबूत होगी तो ये जो गुड गवर्नेंस है ये डिरेल हो सकता है। और इसीलिए हमारे सरकारी अधिकारी बिना भय के, बिना पक्षपात के और बिना किसी बाहरी दबाव के ईमानदारी से काम कर सकें, ये व्यवस्था बनाई गई। अब मोटे तौर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। 75 वर्ष की उपलब्धियां देश की बड़ी हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए और बार बार ये जोर माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर बल दे रहे हैं, या मैं कहूं कि देश की जनता की आकांक्षा भी है कि चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा विजिलेंस अवेयरनेस वीक का जिसका आगाज हो चुका है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, और इफ्तिताही तकरीब में बल्कि प्रोग्राम जो अफसरान के साथ वो रूबरू हुए, सबसे पहले उन्होंने बात की और बदनवानी एक सेहतमंद मुआशरे के लिए खतरनाक कैसे साबित हो सकती है इस पर मुफस्सिल रोशनी डाल रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात इंतजामिया के एक और बड़े प्रोग्राम की करते हैं जिसमें अवामी शिरकत काफी ज्यादा हो रही है और यह है बैक टू विलेज प्रोग्राम। 2019-20 में जिस प्रोग्राम का आगाज हुआ था, 3 मराहल मुकम्मल हो चुके हैं। चौथा मरहला जिसका आगाज 27 अक्टूबर से हुआ है और परसों यानी 3 नवंबर को ये खत्म हो जाएगा। एक हफ्ते तक चलने वाले प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अफसरान दौरा कर रहे हैं और इसके बाद अब खबर है कि रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी मुतलका इदारों तक, बिलखुसूस उस इदारे तक जो जम्मू कश्मीर के अंदर देही तरक्की को यकीनी बनाता है। उस डिपार्टमेंट पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में वो कैसे प्लान तरतीब देगा, इस पर सबकी नजरें मरकूज रहेंगी और आने वाले दिनों के अंदर आला हुकाम जो है वो इन रिपोर्ट्स का आज खुद जायजा लेंगे। मुशाहिदा करने के बाद कंसर्न अथॉरिटीज को इसके बाद अहकामात भी सादर किए जा सकते हैं। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हजूरी हमारे साथ इसी खबर पे हैं। हिलाल, क्या मजीद डिटेल्स हैं इस हवाले से? सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं इस प्रोग्राम में और खबर यह है कि अब डिटेल वाइज रिपोर्ट्स भी विजिटिंग ऑफिसर्स की जानिब से तैयार की जाएंगी। बिल्कुल आसिफ, चूंकि जो बैक टू विलेज प्रोग्राम इससे पहले 3 मराहिल गुजर चुके हैं, अब ये चौथा मरहला है जी। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज की भनक लगी है कि इससे पहले जो 3 मराहिल गुजरे हैं उसमें लोगों का जोश था, बलबला था, काफी जज्बा था और लोगों को लग रहा था कि शायद अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ आ जाएंगे और अपनी शिकायतें या अपनी दरख्वास्तें जमा कराएंगे मसाइल के हल के लिए, तो वो फौरन से पेशतर हल हो जाएंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो इससे पहले 3 मराइल हुए हैं उसके कोई खातिर खा नताइज या रिजल्ट्स जो है वो बरामद नहीं हुए हैं। और चौथे मरहले में हम देख रहे हैं कि जो रश हुआ करता था, जो वलवला, जो जज्बा और जो लोगों के अंदर एक भरोसा हुआ करता था कि उनके मसाइल हल हो जाएंगे, वो चौथे मरहले में किसी हद तक कम पाया गया है। कुछ एक इलाकों में अगरचे अच्छा खासा रश था, लेकिन बेशतर इलाकों के अंदर हमने देखा कि इन प्रोग्रामों के अंदर लोग ज्यादा नहीं जुड़ते हैं क्योंकि लोगों के अंदर पहले से ये खदशात हैं कि इस प्रोग्राम के या इस मिशन या इस मुहिम के जरिए उनके मसाइल हल नहीं होते हैं। तो इस चीज को भांपते हुए अब एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पर जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है, और उन्होंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो है इश्तिराक करते हुए अब माना जा रहा है कि अब टॉप लेवल पर इस चीज को एनालाइज किया जाएगा। पहले जो ग्राउंड पे लोग जाते हैं, जो अफसरान जाते हैं और वहां से वो जो डिटेल या जो लोगों के मसाइल सुनते हैं उसको रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद हायर अथॉरिटी को भेजेंगे। हायर अथॉरिटी इसको कैटेगराइज करेगी, हर एक मामले को अलग अलग तरीके से देखा जाएगा और उसके बाद सरकार देखेगी कि कौन सा मसला ऐसा है जो हमसे हल हो सकता है, जिसको हल करने की पॉसिबिलिटी है, और जो हल करने की पॉसिबल अभी नहीं है, फौरन से पेशतर हल नहीं हो सकता है, तो उस हवाले से जो पीआरआईज है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे बीडीसी है, डीडीसी है, चाहे पंचायत मेंबरान है, उन्हें इस हवाले से इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन सरकार की अब कोशिश है, हालांकि जरा के हवाले से जो खबर मिल रही है कि अब सरकार की यह कोशिश है कि लोगों के अंदर जो नाराजगी है उसको दूर करते हुए इस चौथे मरहले को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए और इसमें सीनियर अफसरान जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के हैं, जो मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के हैं, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं, वो बैठेंगे और वो आज खुद इन मसाइल को इसकी कैटेगराइजेशन करेंगे और उसके बाद बिजली, पानी, सड़क या रोजमर्रा के जितने भी मामला हैं उससे जुड़े जो मसाइल हल करने के काबिल होंगे उसको खुद मॉनिटर करेंगे और कंसर्न अथॉरिटीज को खुद डायरेक्शन करेंगे और कंसर्न अथॉरिटीज से रिपोर्ट और उनसे फीडबैक लेंगे कि जो मसला हमने आपको फॉरवर्ड किया उसका हल हुआ, नहीं हुआ, कहां पर टिका हुआ है, स्टेटस क्या है। अब टॉप लेवल पे ही इसकी जो है मॉनिटरिंग होगी और ये एक खुशाइंद कदम है और इसमें लोगों का मानना है कि अब
जो भरोसा है, जो उनने दरख्वास्तें या अपनी शिकायतें जमा कराई है, अब उन्हें लगता है कि इस बार वो हल हो सकते हैं। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि इससे पहले भी अगर कुछ कोशिशें हुई थी लेकिन वो कामयाब नहीं, समरावर साबित नहीं हुई, लेकिन इस बार शायद ये कोशिशें समरावर साबित हो सकती हैं। बहरहाल ये आने वाला वक्त ही साबित करेगा। जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 27 तारीख से 7 दिनों का चूंकि प्लान था, तो रोजे अव्वल से ही एक शिकायत और भी थी, अवाम के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म बने, उसका हिस्सा तो वो जो पीआरआईज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मकामी अवामी नुमाइंदे हैं, उनका भी है। तो उनके जो खदशात और कुछ सवालात थे पहले, दूसरे और तीसरे मराहिल को लेकर, फिर कहा कि कुछ रकूमात अभी भी सरकार की तरफ है, वो सारी चीजें उस पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बार क्या होगा? तो मैकेनिज्म अच्छा हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, क्या उनके लिए भी कोई फर्दर प्लान है कि उनको भी एतमाद में लेने के लिए कोई इस तरह का बड़ा कदम होगा, या सिर्फ अवाम को एतमाद में लेने की कोशिश है पहले? नहीं, इसमें जो 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, प्लानिंग और मॉनिटरिंग और उसके साथ साथ जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो कम्युनिकेट करेंगे पीआरआईज के साथ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, चाहे वो सरपंच से लेकर बीडीसी डीडीसी लेवल के अफसरान हो, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इन्फॉर्म किया जाएगा। हालांकि ये अभी कहना बहुत आसान है, जब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा क्या उसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब होती है, ये उसी वक्त पता चल सकता है। लेकिन जो मैकेनिज्म इसके लिए तैयार किया गया है, एक सॉलिड मैकेनिज्म लग रहा है, और इससे लग रहा है कि जो वाकई इस 3 टायर सिस्टम के जरिए पीआरआईज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जो जिम्मेदारी थी, और अगर वाकई इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया जाता है, उसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इसे एग्जीक्यूट किया जाता है, तो फिर ये सिस्टम हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो सकता है। लेकिन कहना और करना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अब कहने की बात तो चली गई, अब करने की बात आ गई है, उसमें कितनी कामयाबी सरकार को मिलती है वो वक्त पर ही देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल वाइज पूरी खबर रखने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। तो ये प्रोग्राम जिसका आगाज ऑलरेडी हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर, आज, कल और परसों का दिन, 3 दिन बाकी हैं। 3 तारीख को ये ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। जो तय प्लान था सरकार का उसके मुताबिक, और विजिटिंग ऑफिसर्स को जिम्मेदारी ये अब दी गई है, जो जराये से जानकारी है, जिस पर हिलाल बता रहे थे कि अब जिन इलाकों के अंदर वो जाएंगे, अवाम के मसाइल सुनेंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी जो कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाई जाएगी, जो दही तरक्की के सारे मामलात देखता है इस वक्त। इशफाक, चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे। बात अफसरों की हो रही है, तो कुछ जिलों के अंदर जम्मू कश्मीर के बेहतर काम भी हुआ है, और उस बेहतर काम को सराहा गया है इंतजामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर। और बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर और जिला रामबन, यानी कश्मीर प्रोविंस से जिला श्रीनगर और जम्मू प्रोविंस से जिला रामबन, 2 ऐसे जिले आए हैं जिनकी कारकर्दगी को मरकजी हुकूमत की तरफ से सराहा गया। श्रीनगर के लिए गोल्ड और रामबन के लिए सिल्वर अवार्ड से ऐलान कर दिया गया है। ई गवर्नेंस, एक्सीलेंस इन ई गवर्नेंस में रामबन सिल्वर लेवल पर आ गया है और श्रीनगर जो है वो गोल्ड पे चला गया। और जब ये अनाउंसमेंट कर दी गई उसके फौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इंतजामिया की पीठ थपथपाते हुए उम्मीद जाहिर किया कि मजीद अजला जो है वो भी अपनी बेहतर कारकर्दगी के तौर पर आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर जिले ने जिसके लिए उन्हें गोल्ड में दिया गया है वो है कि मेजर माइलस्टोन उनका है, यानी उन्होंने संग मील तय कर दिया है जी नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड के लिए, जो प्रोजेक्ट इनिशिएटिव गाश था उसको लेकर। और जिला रामबन ने जो सिल्वर अवार्ड लिया है, एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव जो था उनका, वो जनाब था कि ई गवर्नेंस को ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए बाबत साल 21-22, उसमें उन्होंने जो है वो काम किया है। और जहाँ तक कम्युनिकेशन श्रीनगर की हमारे पास है वो ये है कि गाश प्रोजेक्ट जो है वो ई लर्निंग इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसमें खुसूसी तवज्जो दी गई थी 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें कई प्रोजेक्टों को हाथ में लिया गया था, टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, जिसमें काफ़ी बच्चों और टीचर्स ने हिस्सा भी लिया था। और उससे एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हुई है, और उसको देखते हुए ही साइंस, मैथमेटिक्स और दीगर सब्जेक्टों के अंदर क्लास रूम फैसिलिटियाँ और दीगर चीज़ों को बेहतर किया गया, जिसको लेकर मरकजी हुकूमत की तरफ से उन्हें एजाज़ दिया गया है। और इसी तरीके से जब हम डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर को देखते हैं, ज़िला रामबन के मसरतुल इस्लाम साहब के दफ्तर को, तो
उनकी जो पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि सिल्वर अवार्ड से दिया जाएगा जी इन्हें, क्योंकि उनकी तरफ से भी जो है काम काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया है और स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने ई गवर्नेंस और दीगर मामलों में पेशरफ्त की है उसको देखते हुए ये 2 ज़िले जो हैं जम्मू कश्मीर के, इन्हें फिलहाल मरकज़ की तरफ से जो है वो नॉमिनेट किया गया। अब बढ़ते हैं जी आगे। अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि सरकार का एक दावा है कि हम जी हर घर को पानी देंगे, साफ शफाफ पानी देंगे, यानी हर घर जल होगा और वो जल जो है वो नल से आएगा, यानी सरकारी स्कीम के तहत अब हर घर तक पानी पहुंचेगा। इस स्कीम को पूरे मुल्क के अंदर मुतारिफ कराया गया था और जम्मू कश्मीर के अंदर ये पूरी स्कीम जो है जल जीवन मिशन के तहत सामने रखी गई थी। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है, सरकारी रिपोर्ट, जो हमारे पास कुछ फिगर्स उस रिपोर्ट के आए हैं, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर जल जीवन मिशन जो है तकरीबन 58% यानी 50% से ज्यादा कामयाबी से हमकिनार हो चुका है। और जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क के अंदर, जम्मू कश्मीर यूटीज के अंदर और जम्मू कश्मीर की रैंकिंग जो है वो 18वें पायदान पर है। पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर की रैंकिंग 18वें पायदान पर है। जल जीवन मिशन की जो रैंकिंग जारी कर दी गई है और जो हकाइक सामने आ रहे हैं जल जीवन मिशन को लेकर और जल जीवन संवाद को लेकर, जो साल 2022 का सामने आया है, जो मरकजी हुकूमत ने सितंबर के महीने में सामने रखा था, जब आप उसको खंगालते हैं तो पता लगता है कि 33 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जम्मू कश्मीर 18वें नंबर पर है, जहां पर जल जीवन मिशन ने 50% से ज्यादा 58% अपना काम जो है वो मुकम्मल किया है और ये एदाद-ओ-शुमार जो है वो मरकज के सामने रख दिए हैं। और जब ये एदाद-ओ-शुमार मरकज के सामने रख दिए हैं, जो डाटा सामने आया उसमें 1118 गांव जम्मू कश्मीर के हैं जहां पर 100% पीने के पानी के कनेक्शन फराहम कर दिए गए हैं। तकरीबन 70 से ज्यादा गांवों को सर्टिफाइड कर दिया गया है और 2 जिले गांदरबल और श्रीनगर जम्मू कश्मीर के हैं जहां जिन्हें डिक्लेयर किया गया जी यहां पर 100% हर घर जल है और ये स्कीम मुताबिक जो गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी इन 2 अजला के अंदर मुकम्मल हो गई है। गुजरात के बाद श्रीनगर भी है जी, जहां पर इस तरीके की बातें की जा रही है कि वहां पर भी काम बेहतर हुआ है। मजीद जब आप इस रिपोर्ट को खंगालते हैं तो पता लगता है कि रामबन, कठुआ, उधमपुर, यहां पर भी एक्सेस जो है वो काफी गांव देहात तक पहुंचा है पानी का, एज पर द रिपोर्ट। मैं सिर्फ रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, ग्राउंड रियलिटी क्या है थोड़ी देर में वो भी हम आपको बताएंगे। 3260 गांव ऐसे हैं जी जहां पर ये प्रोसेस जो है वो चलाया जा रहा है। साल 2022-23 के हवाले से सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयरिंग और दीगर मामलात के हवाले से आपको पता है कि करोड़ों रुपया इस पर सर्व करने की बातें कही जा रही है और सरकार इस पर गहरी नजर भी रख रही है। मजीद इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा गया, सीधे श्रीनगर चलेंगे, साहिल इकबाल हमारे साथ है। साहिल, सरकार का दावा यह है कि जनाब 18वें पायदान पर पूरी रैंकिंग में जम्मू कश्मीर आया है और 2 डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और गांदरबल 100% जी उस दायरे में आए हैं जहां पर सर्टिफाइड यानी साफ शफाफ पीने का पानी दिया जा रहा है। किस हद तक इस खबर को आप सर्टिफाई कर पाएंगे ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं और मुझे याद है सिर्फ चंद दिन पहले इसी प्रोग्राम के अंदर एक कॉलर ने कॉल करते हुए सिविल सेक्रेटरीट से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर बटमालू का इलाका है, कहा था जनाब नल तो देखा था लेकिन आज तक जल नहीं देखा क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हो पाया है। तो किस तरीके से इस रिपोर्ट को आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ कहानी है? बिल्कुल गौहर, जिस तरह से आपने आगाज में ही कहा कि सिर्फ ये रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं, इसका जो ज़मीनी हकायक है अगर उस पर बात करें तो वो बिल्कुल इसके मुताबिक है। आपको बता दें कि हाल ही में गवर्नमेंट ने ये भी दावा किया था कि उन्होंने 100% जो है हर घर तक नलके के जरिए पानी पहुंचाने का जो हदफ है उसको पूरा कर लिया और उसके बाद आपने देखा था कि उन्होंने इस पर जो है जश्न भी मनाया था, उसको सेलिब्रेट भी किया था। लेकिन अब सरकार की एक और रिपोर्ट भी सामने आ रही है जहां पर वो कह रहे हैं कि सिर्फ 58% जो है घरों तक अभी नल के जरिए पानी पहुंचा है। तो ये सिर्फ रिपोर्टें हैं, ये रिपोर्टें इससे पहले भी आई हैं और अब भी आ रही हैं और बड़े बड़े दावे जो हैं पहले भी किए गए अब भी किए जा रहे हैं। ज़मीनी हकायक की अगर हम बात करें तो अभी भी वैसे का वैसा ही है, हालांकि इसमें थोड़ी बहुत अगर हम देखें बेहतरी देखने को मिली है, लेकिन
लेकिन अगर गांव देहात की बात करें या खासकर शहर श्रीनगर की भी अगर हम बात करते हैं तो अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी नल के जरिए पानी नहीं पहुंचा है। अगर हम गांव देहात की बात करते हैं तो वही पुराने जमाने की जो वाटर सप्लाई लगी हुई थी, जो उसमें पाइपें लगी हुई थी, उसी तरह से पानी चल रहा है और उसको साफ शफाफ बनाने के लिए कोई नए इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों को वही डायरेक्ट जो नाले से पानी आता है उसको पाइप के जरिए उनके घरों तक अगर से पहुंचाया जाता है, कई कई जगहों पर पहुंचाया जाता है। हम बहुत सारा अभी भी ऐसे इलाकाजात हैं जहां पर अभी भी पानी की जो नल के जरिए है पानी नहीं पहुंच रहा है और लोगों को अभी भी गो न गो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक चीज और भी, 58% के आसपास ही जो घराने हैं इनमें क्या कोई ऐसे आदादोशुमार भी हैं कि गांव या देहात के अंदर ज्यादा इसमें जो मिशन के तहत अभी तक टारगेट अचीव किया गया है? बिल्कुल, अभी जो हमारे पास डेटा सामने आया है उसमें इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अभी जो है शहर श्रीनगर या गांधरबल की उन्होंने बात की है कि 2 ऐसे वाहिद जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 100% हर घर जो मिशन है उसके तहत 100% लोगों तक जो है जो हाउस होल्ड है उन तक जो पानी है वो पहुंचाया गया। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर 10,63,237 घर हैं जिन्हें टैप वाटर के जरिए पानी फराहम किया गया है। और अब 58% के साथ जो है जम्मू कश्मीर जो नेशनल एवरेज है 53 पॉइंट उसको सरपास कर जाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए जी हमारे साथ। ये तो था जनाब जल जीवन। थोड़ी देर में जब हम फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे तो ज़रूर आप अपना भी अपडेट बताइए, कितना आपके इलाके के अंदर काम हुआ है, कितना हो रहा है, और ये जो सरकार पीठ थपथपा रही है किस हद तक ये जायज़ है, किस हद तक नाजायज़ है, कितना काम हुआ है, ज़रूर इस पर अपनी बात जो है वो रखिएगा ताकि सरकार के सामने भी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो सामने आ जाए। फिलहाल ज़रा खबरों से हटकर एक बात आपके साथ शेयर करेंगे और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लोग देखते हैं उन्होंने रात को इस खबर को मुकम्मल तौर देखा होगा जब फिदा हुसैन साहब रिपोर्ट कर रहे थे ग्राउंड जीरो से। लेकिन अभी इस खबर को आपके साथ रखने का एक बड़ा मकसद है कि किस तरीके से हालात बन रहे हैं वादी कश्मीर की, और हमारी सोच, हमारे अखलाकियात और वो जो ऋषियों और मुनियों की जो हम बड़ी बड़ी दुहाइयाँ दे रहे हैं वो कहाँ की ओर जा रहा है। जनूबी कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर कल शाम से हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि मां के कत्ल में के इल्ज़ाम में बेटा गिरफ्तार हुआ है। और सिर्फ बेटा ही नहीं, बेटे का जो साथी था, यानी 2 लोग जिन्होंने एक खातून का कत्ल किया और पुरस्कार मौत के मामले को हल करने का दावा पुलिस की तरफ से किया गया। और उसके बाद ये हुआ कि इस कत्ल में मुलव्वस उसके बड़े बेटे समेत 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। यानी 2 बेटे थे, दोनों में से एक जो बड़ा बेटा था उसने इस वाक़े को अंजाम दिया और इसके साथ इसका एक साथी भी, जो पुलिस की इस बयान के मुताबिक जो इस शिकंजे में आ रहा है। और पुलिस तर्जुमान के बयान के मुताबिक ये 21 अक्टूबर का केस, तस्वीर आपके सामने, ये वो बेटा है और मां की तस्वीर भी साथ में। 21 अक्टूबर को पुलिस थाना मटन अनंतनाग यानी साउथ कश्मीर के अंदर, जहां पुलिस को इतला मिली थी कि खातून जिसका नाम रजिया अख्तर है और मंजूर अहमद खान की अहलिया है, कहरबल अनंतनाग की रहने वाली है, उम्र तकरीबन 45 साल। बताया गया कि कंक्रीट के स्लैब से ये फिसल गई और इसे जख्मी हालत में जीएमसी अनंतनाग अस्पताल पहुंचाया गया इलाज मुआवजे के लिए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया गया। इस बीच ये भी कहा गया कि जब थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश हुई, इल्जामात भी कुछ ऐसे लग रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले को खंगाला और कहरबल अनंतनाग के अंदर जब पता चला कि ये फिसलने की वजह से खातून की मौत नहीं हुई बल्कि इसका कत्ल किया गया है, प्री प्लान मर्डर था और इस मर्डर के पीछे कोई और नहीं, इस मां का वही बेटा था जो उसके साथ कई वर्षों तक रहा और बड़ा बेटा। इतना ही नहीं, इसी बेटे ने बाद में जाकर अपने वालिद को इतला दी और वालिद को भी किसी और शख्स के ताल्लुक से बात करते हुए भड़काने की कोशिश की और खुद इस केस में बचने की कोशिश की, जो पुलिस का स्टेटमेंट है। बाद में ये पता चला कि आरपीसी की जो सेक्शन 174 के तहत मुकदमा लगा, कार्रवाई शुरू की गई और लाश को कब्जे में लिया गया। तिब्बी या कानूनी जो लवाजमात होनी होती हैं, कार्रवाइयाँ की जानी होती है, वो पूरी की गई। लेकिन बाद में पता ये चला कि मकतूल के कानूनी वर्सा के जो मुर्दा खाना है उसके दरवाजे तोड़े और लाश को ले जाने की कोशिश की, क्योंकि उनका इल्ज़ाम ये था कि इसके घर वाले या आसपास कोई करीबी
इस केस में मुलव्विस है, इसकी तहकीकात गैर जानिबदाराना तरीके से होनी चाहिए। पुलिस ने केस की और तकरीबन 12 घंटे पहले केस ओपन हुआ। वही बेटा जो मीडिया के सामने आकर इस केस को लेकर काफी ज्यादा गम गुस्से का इजहार कर रहा था, लेकिन चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें छुपाने की कोशिश हुई थी। और बाद में पुलिस के खुलासे के मुताबिक बेटा गिरफ्तार हो चुका है, उसका एक साथी भी गिरफ्तार हुआ है और वालिदा का कत्ल सिर्फ इल्जाम में किया गया, जो इल्जाम है अभी तक इसलिए किया गया क्योंकि वालिदा के पास कुछ नकद राशि थी, कैश था, जिसे शायद बेटे की तरफ से लेने की कोशिश हुई और यहां तक उसने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। अब जनाब, ये इतनी डिटेल बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि कहाँ की ओर हमारी सोसाइटी जा रही है, कहाँ की ओर हम जा रहे हैं। बड़े बड़े दीनी इज्तिमात भी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी डिबेट्स हो रही हैं, लेकिन जब बेटा माँ का कत्ल करे, और इससे पहले एक इंसिडेंट आपको याद होगा श्रीनगर के अंदर हुआ था, बेटे ने बाप का कत्ल किया था, तब भी काफ़ी हंगामा हमने सिविल सोसाइटी में देखा था। लेकिन आज जिस खामोशी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, और मैं सोशल मीडिया को खंगाल रहा था कल से, बड़े लोग लिखते तो हैं, लेकिन जो शिद्दत इसमें होनी चाहिए थी वो शिद्दत मुझे नज़र नहीं आई। इसलिए मैंने ये खबर आज आपके सामने रखी। ज़रा एक बार सोचिएगा कि हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, और ये इस हद तक गुजरना कि वालिदा का कत्ल किया जाए और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाया जाए, और अगर पुलिस महव तहकीकात न होती तो शायद कोई और आज जेल के अंदर होता। बहरहाल कहानी आपके सामने है जी, ये तस्वीर आपके सामने है। अब ज़रा बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं एक और अहम छोटी सी दो बड़ी अहम बातें आपके साथ करनी है और दोनों हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई हैं। एक खबर सामने आ रही है कि सरकार की तरफ से जो कोशिश की गई थी, अवसर नाम से जो स्कीम मुतारुफ कराई गई थी, उस स्कीम का फायदा जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बराह रास्त मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अवसर नाम से जिस स्कीम को मुतारुफ कराया था कि लोकल आर्टिजन जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं वो श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट पर आकर अपनी जो अपने चीजें हैं, जो वो तैयार करदा माल है उनका, वो डायरेक्टली उनको बेच सकें। और एक स्पेस श्रीनगर एयरपोर्ट और जम्मू एयरपोर्ट पर उन्हें दी गई थी, उसका खुलासा सामने आया है और पता लगा है कि उस अवसर स्कीम का बेहतर फायदा जो है वो बहुत सारे लोगों को मिला है जिन्होंने खुद को उस स्कीम के साथ जोड़ा हुआ था, चाहे जम्मू के अंदर या श्रीनगर के अंदर। उम्मीद मार्केट प्लेस सेटअप, ये एक स्कीम का मुतारुफ कराया गया था अवसर के नाम से, जहां पर यह फैसला लिया गया था कि एयरपोर्ट्स जो हमारे हैं श्रीनगर और जम्मू के, वहां पर स्किल्ड आर्टिजन जो है उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक स्पेस रखी जाएगी ताकि वो अपना माल जो है वो वहां पर ला सके और उनकी माली मावनत हो सके, वो माली तौर पर थोड़े से मुस्तहकम हो सके, क्योंकि वो डायरेक्ट उनका मार्केट एक्सेस वहां पर हो। तो कमोबेश इन 20 अजला के अंदर काफी लोग जो थे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जुड़े हुए थे और उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उस प्रपोजल के साथ खुद को जोड़ा और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर 100 से 200 स्क्वायर फीट की जगह जो है वो मुहैया की गई श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट पर, जहां पर जिन लोगों ने वहां पर अपने स्टॉल्स नस्ब किए, उनका मानना है कि अभी तक ये पूरी स्कीम और ये पूरा काम जो है इसका मस्बत नताइज जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और कुछ ग्रुप्स का ये भी मानना है कि शायद इस तरीके से ये हमकिनार होगा कामयाबी के साथ, उन्हें भी इसका अंदाजा इतना नहीं था, बल्कि अब उन्हें यह पता लगा है कि मार्केट के अंदर और क्या चीजें वो बना सकते हैं जिन्हें वो बेचेंगे। और आने वाले दिनों में उन्होंने सरकार से ये इल्तिमास किया कि बजाय 1-2 काउंटर के इसमें मजीद तौसी की जाए श्रीनगर जम्मू के अंदर, ताकि मजीद जम्मू कश्मीर के आर्टिजन्स को फायदा मिले, वो अपने हुनर को दिखा सके। तो ये तो चीज जनाब एक खबर जो अवसर के हवाले से थी। वहीं पर मुगल एरा का कारपेट, पश्मीना कारपेट जो है दुनिया के अंदर माना जा रहा है, लेकिन अगर मुगलों का वो हो तो उसके दाम ही कुछ अलग होते हैं। बोली लगी दुनिया में कारपेट की, और जो कारपेट 2 से 2.5 मिलियन के बीच में बिकना चाहिए था वो बिका जी 5 मिलियन में, क्योंकि बताया जा रहा है कि 17वीं सेंचुरी का वो कालीन था और पश्मीना कारपेट था मुगल एरा का, और बाज़ाब्ता तौर पर उसकी बोली जो यूरोप के अंदर हुई है वो बेचा गया है
और 5 मिलियन रुपीस के अंदर 5 मिलियन पाउंड्स जो है वो उसकी कीमत लगी है लंदन के अंदर। और ये कारपेट जो है ये हाईलाइट कर रहा था इस्लामिक इंडियन वर्ल्ड कल्चर जो था, यानी मुगल्स जब आए थे और इस्लामिक कल्चर जब इंट्रोड्यूस हुआ था और फिर कश्मीर के अंदर जिस तरीके से कालीन काम हो रहा था, तो माना जा रहा कि इसके रूट जो है कहीं ना कहीं स्पेन या और आसपास से जुड़ते जुड़ते भारत के साथ भी आए हैं और कश्मीर के साथ भी जुड़े हुए हैं। बहरहाल कालीन बिका हुआ है, मुगल एरा का पश्मीना कारपेट कालीन 5 मिलियन पाउंड में बिका है, लेकिन 17वीं सेंचुरी का था, ये कदीम था और तवारीखी तौर पर उसकी एक काफ़ी हिस्ट्री भी थी और काफ़ी अच्छे दामों में उसकी बोली भी लगी हुई है। जी आसिफ। चलिए, एक तरफ की बात थी, इसके अलावा कुछ कौमी खबरें भी आपके सामने रखेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का भी होगा, ब्रेक के उस पार आपको कुछ और खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको एक और अच्छी खबर भी सुना दें। नवंबर का पहला दिन है और पिछले 6-7 महीनों या हफ्तों के दौरान आप देखेंगे तो ये एक अब तक एक छोटी राहत समझ लीजिए, थोड़ी सी राहत जरूर, लेकिन एक फैसले के तहत पेट्रोल और डीजल के जो कीमतें हैं उनमें आज एक बार फिर कमी देखी गई है। तकरीबन 40 पैसे पर लीटर कम किया गया है और दिल्ली समेत बड़े शहरों के अंदर ये फर्क देखा जाएगा। पिछले 7 माह के दौरान ये अब तक का सबसे अब तक अगर देखा जाए कम करने के वाले से फैसला, और नई कीमतें जो है उनका इतलाक आज सुबह 6 बजे से हो गया है। यानी मंगलवार सुबह इस नए फैसले के हिसाब से नई दिल्ली के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें 96 रुपये 72 पैसे अब है, 40 पैसे कम करके। इसी तरीके से मुंबई के अंदर भी, कोलकाता के अंदर भी और बाकी हिस्सों में, क्योंकि इंटरनेशनली जो क्रूड ऑयल है, कच्चे तेल की कीमतें हैं, वो कम होने का जो असर इंडियन मार्केट पर भी देखा जाता है, उसकी वजह से ये कीमतें ड्रॉप हुई हैं, नीचे आई हैं। और आने वाले दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि कुछ और थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन फर्क जरूर महसूस किया जा सकता है। पर लीटर 40 पैसे जो कि पेट्रोल और डीजल की जो असल कीमत जो कल तक आप अदा कर रहे थे या रात 12 बजे तक, उससे थोड़ा सा फर्क हुआ है। और आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो गई हैं और आने वाले दिनों के अंदर तेल की कीमतें अगर बैनुल अक़वामी मार्केट में कम होती हैं तो उसका असर भारत के अंदर मजीद देखा जाएगा। और 7 तारीख थी, अप्रैल का महीना था, जब हमने देखा था कि पहली मर्तबा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि 3 से 4 रुपए कम किए गए थे पेट्रोल और डीजल में, फिर 5 रुपए सस्ता भी किया गया था। लेकिन उस वक्त और इस वक्त में फर्क यह है कि बीच में 3-4 माह ऐसे गुजरे जहां मुसलसल 1-1, 1.5 रुपए या 50-50 पैसे का इजाफा होता रहा और आज तकरीबन 7 महीनों के बाद पेट्रोल और डीजल में थोड़ी सी कमी कर दी गई, 40 पैसे की कमी। आज सुबह 6 बजे से इन नई कीमतों का जो है वो ऐलान सरकारी तौर कर दिया। चलिए जी, 7 माह के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी सी राहत जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको पाकिस्तान भी लिए चलेंगे, आपको डॉक्टर जयशंकर की आज की मसरूफियात के हवाले से भी आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि ईरान के अंदर क्या कुछ फैसला हुकूमत की तरफ से लिया गया। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होंगे तो हमारी फोन लाइन्स खुलेंगी, जरूर ज्वाइन कीजिएगा।